देखो, चीजों से डरोगे तो वो आपको डराएंगी, भागोगे तो वो और आपको भगाएंगी। और डरने से, भागने से आपका काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको उसे फेस करना ही है। तो फिर उससे आपको टकराना होगा, उससे आपको जूझना होगा। अर्थात मन करे और चाहे ना करे, बोझिल लगे चाहे जैसा भी लगे, एक सीमा तक आपको उसे पढ़ना ही पढ़ना है। चलो यार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत दिन है। जब कोई चीज हमें समझ में नहीं आती या पढ़ने का मन नहीं करता तो हम क्या करते हैं, अरे अभी तो बहुत दिन है, पढ़ लेंगे, अरे चलो देख लेंगे, ये नहीं ऐसे कर लेंगे। तो जब आज आप भाग रहे हो तो कल क्यों नहीं भागोगे, परसों क्यों नहीं भागोगे? हर रोज आप ऐसे ही भागोगे। इसलिए आज ही से हमें नहीं भागना है, आज ही से हमें ठान लेना है, आज से ही हमें उसको कर लेना। जैसे मान लो किताब ही खरीदनी है, अच्छा चलो ले लेंगे, अभी कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, अभी तो इतने दिन एग्जाम है, एक महीने बाद ले लेंगे, नहीं। यदि आज टाल रहे हो तो कल भी टालोगे, परसों भी टालोगे, एक महीने बाद भी टालोगे, हो सकता है कि 6 महीने तक तुम किताब ही ना खरीदो। इसलिए आज ही लो। यस्टरडे इंग्लिश में इसलिए लिखना पड़ रहा है कि कल तो टुमारो को भी कहते हैं और यस्टरडे को भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा क्लियर होगा कि यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुडे और टुमारो आने वाला कल। आपको केवल टुडे में जीना है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, टुमारो का नहीं सोचेंगे तो फिर क्या कर पाएंगे? एग्जाम तो टुमारो होना है ना, भविष्य में होना है। टुमारो मतलब भविष्य, केवल कल ही की बात नहीं। तो इसका उत्तर ये है कि देखो, यस्टरडे जो हो चुका है उसके लिए रिपेंट करके आप कुछ नहीं कर सकते। जो चीजें खो चुकी हैं खो चुकी हैं, जो चीजें आप गंवा चुके हैं गंवा चुके हैं। अब आज जो आप कर सकते हो वो कर नहीं रहे हो, और आज अभी सोच रहे हो कि पीछे हमने ये किया, ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हुआ होता, ये किया होता, फिर उसी में खोए हुए हो। टुडे भी है लेकिन आप यस्टरडे में हो, इसलिए आपको यस्टरडे में नहीं जीना है, आपको टुडे में नहीं जीना है, सॉरी टुडे में जीना है और टुमारो में नहीं जीना है। क्यों? क्योंकि यदि आप टुडे, आज जो चीज आपके सामने है, आज जो आपको करना है, अभी जो आपको करना है, यदि वो करते हो तो टुमारो अपने आप ही अच्छा होगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने अपना एक लक्ष्य रखा कि हमें एक उच्च पद प्राप्त करना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो आपको सबसे पहले, अभी आप स्टूडेंट हैं आज, तो एक स्टूडेंट के रूप में आपको ऑनेस्टली स्टडी करना है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता में सफलता, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, एक अच्छे स्टूडेंट को ही मिलेगी, खराब स्टूडेंट को, वीक स्टूडेंट को तो नहीं मिलेगी। और अच्छा स्टूडेंट कौन है? जो अच्छे से स्टडी करता है। तो आज एक स्टूडेंट के रोल में है आप, कल जो भी आपका लक्ष्य हो, आज एक स्टूडेंट के रूप में अपना वर्क ऑनेस्टली करते हो तो आपका भविष्य का लक्ष्य अपने आप तैयार हो रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, ये भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, और आगे चल करके हम जब हायर लेवल पर मैथमेटिक्स पहुंचती है तो अलग सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, जिसे आप जानते हैं स्टैट्स, सांख्यिकी। तो रियल में हाई स्कूल लेवल तक तो स्टैट्स उसी पेपर में, मैथ में ही होता है, अर्थमेटिक के अंतर्गत ही रहता है, जिसको बारंबारता और ये सब चीजें हम लोग बोलते हैं, सिग्मा एफएक्स बटा एन और ये सारी चीजें, वही स्पेशलाइज्ड टॉपिक के रूप में यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी के रूप में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन अर्थात समंकों की व्याख्या,
डेटा मतलब समंक, आंकड़े, बोलचाल। देखिए, एक सिविल सर्विसेज का जो मेंबर होता है अर्थात आईएएस या कोई भी प्रशासनिक पद पर व्यक्ति है, तो उसे सरकार के लिए काम करना होता है, सरकार के लिए नीतियां बनानी होती हैं। उन नीतियों को हवा में नहीं बनाते हैं, उन नीतियों को बनाने की जो आवश्यकता पड़ी है, क्यों पड़ी है, जैसे मान लो साक्षरता को बढ़ाना है, बेरोजगारी को दूर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक ढांचे को विकसित करना है, लोगों के इनकम लेवल को, आय के स्तर को बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? डेटा से पता चलेगा। तो जो आंकड़ों का संकलन होता है, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, किस समय कितने लोग थे, इस दशक में कितने लोग बढ़े, बढ़ने की गति क्या रही, यदि इसी स्पीड से हम इसको करेंगे तो आगे आने वाले कितने समय में या कितने दशक में हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं या 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ग्राफ के माध्यम से उसको प्रदर्शित करना, समझना, समझाना एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये डे टू डे की चीज़ होती है। जब वो पॉलिसी मेकर के रूप में स्टेट सेक्रेटेरिएट और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय और राज्य सचिवालय के अंतर्गत सचिव के रूप में नीतियों को बनाने का काम करता है तब भी, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में, एक जिलाधिकारी के रूप में, एक कमिश्नर के रूप में उन नीतियों को व्यवहार में जनता के लिए एग्जीक्यूट करने, उसे कार्यान्वित करने, लागू करने का काम करता है तो भी। तो इसलिए उससे ये अपेक्षित है एक प्रशासक के लिए कि वह इन सब चीज़ों की एक समझ रखे, तो देखे तो समझ जाए, डेटा को इंटरप्रेट कर पाए। तो इसके लिए ये स्पेशली ये दोनों टॉपिक आपको रखे गए हैं और स्पेशलाइज्ड ये सिविल सर्विसेज में है, इसी नाम से रखे गए हैं। तो ये कठिन चीज़ नहीं है, ये केवल अभ्यास की चीज़ है। यदि आपको ये सब मैथ्स अपने आप आते हैं, थोड़ा सा स्टैट्स का पोर्शन, ये सब चीज़ें आएंगी तो स्टैट्स उतना कठिन नहीं है। 2-3 टॉपिक आपको उसके अंतर्गत देखने होते हैं, आराम से इसको आप कर लोगे, बस अभ्यास करने की ज़रूरत होगी, प्योरली अभ्यास बहुत जरूरी चीज़ है। क्योंकि आपको लोगों की मीटिंग लेनी है, अपने सबऑर्डिनेट्स की मीटिंग लेनी है। ये पूरा पेपर ना प्रैक्टिकल पेपर है। वास्तव में अधिकारी को व्यवहारिक रूप से जो डे टू डे में, जो आपने कल बताया था मैंने, विजडम, प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को करना होता है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मीटिंग होगी, एक डीएम, जिले के जितने भी अधिकारी होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड, सबकी मीटिंग लेगा। वो अधिकारियों का अधिकारी, इसीलिए उसको हम जिलाधिकारी कहते हैं। तो सभी अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे, सबके रिपोर्ट को देखेगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक रिपोर्ट 3-3 घंटे में पढ़ेगा। तो 2-2, 5-5 मिनट में ऐसे ऐसे, हाँ आप लाइए, आप लाइए, आप लाइए, ऐसे ऐसे देखेगा। तो कितना जल्दी वो चीजों को समझ लेता है, देख लेता है, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। या अब देखो, ये चीज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत क्रूशियल है, ये बहुत क्रूशियल। और यहीं पर धोखा होता है। क्या धोखा होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो पैसेज ही तो है, पैसेज ही तो पढ़ना है, और उसी में नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ, उसी में से छांट करके कोई एक उत्तर टिक लगा देना है। यहीं पर धोखा होगा। ये कोई, क्योंकि लगता है ना कि 6-7 से भी हम पैसेजेस तो पढ़ते ही आ रहे हैं, जनरल हिंदी में भी आते हैं, भाषा में भी आते हैं, अवतरण, उद्धरण, उसमें से प्रश्नों को छांट करके करना है। इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है 6 से ही, वही सब चीजें हैं। लेकिन इसको ऐसे इतने हल्केपन में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? पेपर का ध्यान, पेपर के नाम पर ध्यान दो, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड। तो ये एप्टीट्यूड, जिसको एक तरह से अभिरुचि या अभिक्षमता कहते हैं,
तो यहां पर आपकी अभिरुचि, सिविल सेवा में आपकी अभिरुचि है कि नहीं है, क्योंकि आपकी अभिरुचि है तभी आपको इस सेवा में आना चाहिए। यदि अभिरुचि नहीं है तो आप इस सेवा में आओगे तो एक सफल प्रशासक साबित नहीं होगे। तो क्यों ना आपकी अभिरुचि का परीक्षण पहले ही कर लिया जाए और तभी इसमें आपको प्रवेश दिया जाए, अदरवाइज बाहर कर दी जाए कि नहीं नहीं आपकी इसमें रुचि नहीं है, आपकी रुचि कहीं और है, उधर आप जाइए, ये आपके लिए क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए कैसे इसका परीक्षण करेंगे? तो ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ना, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लंबे लंबे पैसेजेज होते हैं। यदि आपने पेपर देखा हो तो आधे आधे पेज या पौन पौन पेज के या कभी कभी एक एक पेज के भी पूरे पैसेजेज होते हैं, उनके अंतर्गत कई पैराग्राफ होंगे एक ही पैसेज में। तो उसको आपको पढ़ना है, उसको पढ़ करके आपको नीचे जो उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब आप कहेंगे कि ये कौन कठिन काम है, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही, उसी में से उत्तर छांट के लिख देना है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसेज इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनको पढ़ना, पढ़ करके फिर इसमें से उत्तर देना, छांटना, और ऑप्शन भी ऐसे ऐसे होते हैं कि लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए उसमें निश्चित कंक्लूजन पर पहुंचने में काफी टाइम लगता है। आपको लगेगा कि पैसेज एक बार पढ़ा कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, तो 2 बार 3 बार, और टाइम आपके पास है नहीं 3 बार पढ़ने का, तो आपका छूट जाएगा। तो इसलिए इसकी भी टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है कि जैसा मैंने कहा कि प्रशासनिक अभिरुचि वाला ये पेपर है, तो जो पैसेजेज आएंगे वो किस तरह के पैसेजेज होंगे? तो निश्चित रूप से है कि वो कोई सामान्य भाषाई वाले पैसेजेज नहीं होते हैं। जिस विषय पर वो अवबोध का पैराग्राफ होगा वह आमतौर पर शासन, प्रशासन, राजनीति या शासन प्रशासन को जिन सामाजिक समस्याओं का समाधान करना होता है उन सामाजिक समस्याओं का समाधान, राजनीति और प्रशासन के बीच के पारस्परिक संबंध, राजनीति की, प्रशासन की चुनौतियां, नीतिगत विषय, प्रशासन में मोरालिटी, नैतिकता इत्यादि से ही संबंधित मोस्टली पैराग्राफ होते हैं 90%। और पूरे 2 घंटे में ये सारी चीजें होंगी जिसमें ये भी होगा तो बहुत कम समय मिलेगा। आधे घंटे में आपको वो सारी चीजें करनी होंगी, उससे भी कम समय में करनी होंगी। तो इसके लिए क्या है कि खूब तेज पढ़ने की आदत डालनी होगी, खूब तेज। जितना तेज पढ़ोगे उतना ही आप इन सवालों को अधिक से अधिक सही कर पाओगे। एक तो ये। अब तेज कैसे पढ़ेंगे आप? तेज पढ़ना तो बहुत आसान काम है ना, लेकिन केवल पढ़ना तो है नहीं, समाचार की तरह से समझ में आए जाए नहीं, हमने बोल दिया बच्चे की तरह से। आपको समझना है, केवल तेज पढ़ना नहीं है। तेज पढ़ के उसको समझना है, तभी तो उससे संबंधित पूछे गए सवाल आपके आप उत्तर दे पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है पढ़ना भी एक कला है। आप जब घर पे पढ़ने बैठते होगे रोज अपने टेबल पर, तो आप देखते होंगे कि पढ़ रहे हैं और अभी एक पैराग्राफ पढ़े तब तक दिमाग कहीं और चला गया। इस बीच में आप रुके नहीं है, 2-3 पेज 2-3 लाइन आपने पढ़ा, तब तक फिर आपका फोकस जो पढ़ रहे हैं उस पर आया। तो बीच के जो 2-3 लाइन आपने पढ़े वहां पर तो आपका कंसंट्रेशन था ही नहीं, तो सीक्वेंस ब्रेक हो गया। आपको लगा कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा लेकिन सीक्वेंस ब्रेक हो गया। अब सपोज करो कि जो 2-3 लाइन जहां पर आपका फोकस नहीं था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ हो, तो आपको तो लगेगा कि यार ये चीज तो पैराग्राफ में कहीं आई नहीं है, कहाँ? तो फिर से आपको एक बार देखना पड़ेगा, तो फिर आपका टाइम लगेगा, कीमती समय। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो 2 चीजें आपको ये करनी है इसमें। एक तो तेज पढ़ने की आदत डालनी है जो तब आएगी जबकि
आपकी भाषा पर पकड़ होगी, ताकि कोई शब्द आपको उलझाए नहीं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान चीजें समझ में आती है तो अपने आप हमारी स्पीड पढ़ने की तेज हो जाती है। यदि हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं तो अपने आप हम ठहरने लगते हैं, रुक रुक करके पढ़ने लगते हैं, सोच सोच करके पढ़ने लगते हैं। तो भाषा पर कमांड होनी चाहिए, जो कल भी हमने इनिशियली बतलाया। भाषा पर कमांड होने के साथ साथ तेज पढ़ना अर्थात अटेंशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। जब आप पैराग्राफ पढ़ें तो 100% कंसंट्रेशन आपका वहीं पर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें होंगी तो आप जो है अवबोध से संबंधित सवालों को कर पाएंगे। और तीसरा कि अधिकतम जितने तरह के अवबोध आमतौर पर पूछे जाते हैं, एरिया अवबोध तो अनगिनत हो सकते हैं, बट जिन एरिया से रिलेटेड वो अवबोध होंगे, उस एरिया से संबंधित अधिक से अधिक अवबोध के पैसेजेस को आप जो है होमवर्क के रूप में सॉल्व करें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करें, तो आपका काम ये आसान होगा। और एक दो परीक्षा हाल में फार्मूला अपनाया जाता है। वो क्या कि जब आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़ोगे और उसके बाद नीचे क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो पढ़ने के दौरान आपके दिमाग में है नहीं कि इससे संबंधित कौन सा या कैसा सवाल इस पैराग्राफ के बारे में पूछा गया है। पूरा पैराग्राफ आपने 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में पढ़ा और फिर नीचे तब प्रश्न पढ़ रहे हो। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आपका फोकस कहीं किसी लाइन पर से, किसी पैराग्राफ से हट गया हो और नीचे क्वेश्चन आ गया, पर तो उलझन में, तो फिर से पैराग्राफ पढ़ना आपको पड़ रहा है, टाइम है नहीं पढ़ने का। यदि दोबारा पढ़ रहे हैं तो आगे वाले अवबोध आपके छूट जाएंगे या अन्य सेक्शन के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसका तरीका क्या है? तो पहले आप ऑप्शन को पढ़ लो। अवबोध में कोई भी पैराग्राफ आ रहा है तो पैराग्राफ पढ़ने के पहले नीचे जहां पर पैराग्राफ खत्म हो रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। छोटे क्वेश्चन होंगे ना, तो विकल्प है ABCD MCQ में, तो विकल्पों को पहले पढ़ लो और विकल्प को पढ़ करके और तब जाकर के पैराग्राफ को पढ़ो। तो जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो उन विकल्पों में से कोई एक ही विकल्प तो सही होगा और वही पैराग्राफ के अंतर्गत होगा। तो विकल्प चूंकि दिमाग में आपके पहले से हैं, तो जब उससे रिलेटेड लाइन पैराग्राफ में आएगी, अपने आप ही आपका ध्यान वहां पर फोकस हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे कि किसी आदमी को आपने पहले कभी देखा और बहुत सारे भीड़ हो, उस आदमी को पहले कभी आपने देखा, उस भरी भीड़ में भी जैसे ही वो आदमी दिखाई पड़ेगा आपको ध्यान में आ जाएगा, अरे अरे वो आदमी, उसको हमने फलानी जगह देखा था, क्योंकि आदमी को आपने पहले देखा है, भीड़ में वो दिखाई पड़ रहा है। और सपोज करो कि आपने पहले भीड़ देखी हो जिसमें सैकड़ों हजारों लोग हों, और फिर बाद में उस भीड़ के किसी एक आदमी को आप कहीं देखें, तो आपको ध्यान रहेगा कि इस आदमी को हमने कहीं देखा था? नहीं ध्यान रहेगा, क्योंकि आपने जनरल भीड़ को देखा है ना, उसमें किसी एक पर आपका फोकस ही नहीं गया है। लेकिन यदि वो पहले आपने अलग से एक आदमी को देखा और फिर भीड़ के बीच में वो आदमी आपको दिखाई पड़ा, तो जैसे ही उस पर नजर जाएगी, आपकी नजर केवल उसी के ऊपर जाएगी, शेष आपके ध्यान से हट जाएंगे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए बिना। इसका बड़ा सरल उपाय है, आप अधिक से अधिक अखबार पढ़ो और मैगजीन पढ़ो, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए। मंथली मैगजीन को ये पढ़ेंगे ही करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए डेली अखबार आपको पढ़ना ही है। तो जब आप अखबार पढ़ोगे, आपके दिमाग में भी रहता है कि अभी हमें जीएस के ये सारे स्टैटिक जीएस पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं, इसी साइड का पेपर पढ़ना है, कितनी देर तक अखबार ही पढ़ेंगे, अखबार में तो इतने सारे पेजेज। तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी ही सही, लेकिन एक बार अखबार देखने, आज का अखबार क्या है, क्योंकि दिमाग में लगता है कि कहीं पर किसी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, छूट ना जाए। प्लस ये भी लगता है कि इतना हम पैसा रोज खर्च करके अखबार लेते हैं, 15-15 रुपए का द हिंदू मंगाते हैं और हम पढ़ ही नहीं रहे, तो हमारा पैसा बर्बाद हुआ, इसलिए भी एक बार पढ़ लें। तो हमारा फोकस होता है कि हमें जल्दी पढ़ना है, तो जब जल्दी पढ़ना है तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है।
ठीक वैसे जैसे सुबह सुबह आपको एग्जाम देने जाना हो और अभी आपको 10 क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए रह गए और 1 ही घंटे आपके पास टाइम हो, तो आप उस 1 घंटे में 10 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हो, जबकि हो सकता है कि पिछली रात में 6 घंटा पढ़े हो तो भी आप 10 क्वेश्चन रिवाइज ना कर पाए हो। ऐसा क्यों हुआ? दिमाग तो वही है, क्योंकि आपके पास दिमाग में है कि हमारे पास यही 1 घंटा है, इसके बाद हमें निकल जाना है एग्जाम हॉल के लिए। तो आपका फोकस 100% है, 1 सेकंड के लिए भी आपका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होता है। आपके दिमाग में कि दोबारा उस लाइन को पढ़ने का मुझे मौका नहीं है, तो 100% आपका अटेंशन वहीं पर फोकस हो जाता है। तो इस तरह से एक अभ्यास आदत हो जाए, जब आप अखबार पढ़ेंगे, संपादकीय पढ़ेंगे, एडिटोरियल वाले पेज पर आर्टिकल होगा उसको पढ़ेंगे, एस्से के लिए या करेंट अफेयर्स के लिए, जीएस के लिए, ये आपको करना ही करना है। वहीं पर दिमाग में आपको जो मैंने कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के हमें चलना है। तो जब आप अखबार पढ़ते हो तो केवल ये मत सोचो कि हम करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये भी दिमाग में रखो कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अखबार को पढ़ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन का ये बहुत ही नैरो मीनिंग है, बहुत संकीर्ण अर्थ है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो जितने लोग आपस में एक दूसरे के साथ किसी संगठन के मेंबर के रूप में हैं, सदस्य के रूप में हैं या काम के सिलसिले में जुड़े हुए हैं, उनके आपस में चाहे लिखित रूप से या मौखिक रूप से, वाचिक रूप से या सांकेतिक रूप से भी, इन रूपों में मतलब बोल करके, लिख करके या बॉडी लैंग्वेज के रूप में भी, जब हम अपने न केवल सूचना को बल्कि अपनी जानकारी, अपना ज्ञान, अपना हाव भाव, अपने मनोभाव इत्यादि को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। टोटलिटी में कम्युनिकेशन का अर्थ ये होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि डेटा इंटरप्रेशन एक अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि यू हैव टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग योर होल कैरियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आपको कम्युनिकेट ही तो करना है। कभी लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, कभी अपने कोलिग्स के साथ सब कम्युनिकेट करना है, कभी अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करना है, तो कभी अपने सुपीरियर्स, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कम्युनिकेट करना है, तो कभी अपने सुप्रीम ऑफिशियल्स, हायर लेवल के सबसे ऊपरी स्तर के अधिकारियों को कम्युनिकेट करना है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल यदि आप में है तो आप अपनी बात को सुगमता से दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात को भी आसानी से, कम समय में, शीघ्रता से समझ भी सकते हैं। एक अधिकारी के रूप में आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी भी है और दूसरों की बात को समझना भी है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल होता है। कम्युनिकेशन स्किल भी कठिन नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में पूरा कम्युनिकेशन पर एक टॉपिक होता है, मैनेजमेंट में भी एक टॉपिक होता है। तो उस एक टॉपिक को 2-3 दिन में क्लास लेकर के मैं बता देता हूं, तो पीसीएस में 10 से 12 सवाल आते हैं कम्युनिकेशन स्किल से। जनरली वो लड़के सारे सवाल सही कर लेते हैं। तो इसलिए ये कठिन चीज़ नहीं है। डिसीजन मेकिंग, अभी इधर के दिनों में डिसीजन मेकिंग से सवाल थोड़ा नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मल सिलेबस है उसमें डिसीजन मेकिंग भी है। निर्णयन, निर्णयन या डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग या निर्णयन अर्थात निर्णय लेना। एक अधिकारी को, जिसको हम प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल उसे प्ले करना होता है, वह रोल प्ले करना होता है एक डिसीजन मेकर के रूप में, एक निर्णयकर्ता के रूप में। किसी भी चीज के बारे में
किसी भी चीज के करने की जो शुरुआत होती है वो कहां से शुरुआत होती है? निर्णय लेने से। जैसे आपको आईएएस बनना है तो इसकी शुरुआत एक निर्णय से होगी। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन or even before being graduate, first of all you have to set your future goal कि आपको आईएएस बनना है। तो ये कैसे आपने ये गोल डिसाइड किया? देयर आर मेनी ऑप्शंस। आप आईएएस बन सकते हो, आप पीसीएस बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप किसी अन्य टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो, आप फ्रीलांसर बन सकते हो, आप मीडिया में जा सकते हो, जर्नलिस्ट हो सकते हो। अमंग ऑल दीज ऑप्शंस यू चूज ओनली वन ऑप्शन, दैट आई हैव टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो क्या हुआ? निर्णय का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे सामने एक से अधिक विकल्प होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन बहुत सारे विकल्पों में से जो ऑप्टिमम रैशनल चॉइस, इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमम रैशनल चॉइस, अर्थात सर्वोत्तम तार्किक विवेकपूर्ण जो चयन है वह कहलाता है डिसीजन। कई चीजें हम कर सकते हैं, उसमें सबसे अच्छा हमारे लिए करना क्या है, हमारी जरूरत, हमारी क्षमता, हमारी आवश्यकता, हमारी अभिरुचि, हमारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तो हम उसी को करेंगे। तो एक प्रशासक को निर्णय लेने होते हैं, चाहे नीतियों को बनाने के दौरान हो, चाहे नीतियों को कार्यान्वित करने के दौरान हो। तो इसलिए उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। चाहे वो 33% ही सही, लेकिन कंपल्सरी है 33%। यदि ये चीजें नहीं है तो आप चाहे पूरा जीएस रटे रहो तोता की तरह से, निर्णय लेने आ ही नहीं रहा है, डेटा समझ में आ ही नहीं रहा है, चाहे वो हिस्ट्री का एक एक शब्द रटा हुआ हो, तो आप एक सफल प्रशासक नहीं हो। क्योंकि वहां पर आपको हिस्ट्री पढ़ाना थोड़े है, आपको भूगोल पढ़ाना थोड़े है, असली काम तो आपको यही सब करना है। लेकिन इन कार्यों को करने के लिए एक सामान्य जानकारी चीजों के बारे में आपको होनी चाहिए, उसके लिए उस सामान्य ज्ञान का पेपर रखा गया है। बट जो टैक्ट है, जो स्किल है, जो प्रैक्टिकल लेवल पर कौशल, हमेशा जो प्रैक्टिकल लेवल पर जो चीजें हम करते हैं उसमें कौशल की बात आती है, स्किल की बात आती है। तो वो वाले टैलेंट इस पेपर के माध्यम से किए जाते हैं। इसलिए अभी इसका भी आपको अभ्यास, डिसीजन मेकिंग ये भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा डिसीजन मेकिंग का, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग का, हार्वर्ड साइमन का पूरा विचार ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जो लोग भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एड चुनते हैं, पढ़ते हैं। पब्लिक एड ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने पर बहुत सारी चीज़ें आपकी प्री की और मेंस की, जीएस की ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं, बशर्ते कि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो कि कहाँ से कौन चीज़ एक दूसरे से जुड़ रही है। बहुत कम मेहनत में आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। आप चाहिए स्पेशली पीसीएस में इस पर विशेष ध्यान देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीसेट का आईएएस के पेपर में लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि लैंग्वेज पर जितना ज़्यादा आपकी कमांड होगी, कॉम्प्रिहेंशन उतना जल्दी पढ़ोगे और उतना जल्दी समझोगे। तो कॉम्प्रिहेंशन को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए भाषा पर पकड़ होनी ही चाहिए। और दूसरा कि पीसीएस में स्पेशली जनरल हिंदी के सवाल होते हैं, और जो 15 तो होते ही होते हैं। पीसीएस में 100 सवाल रहेंगे, सीसेट के पेपर में 80 नहीं 100। तो यहाँ पर भी एक क्वालिफाइंग पेपर ही है 33%, तो वहाँ पर वो 33-34 सवाल हो जाएंगे क्वालिफाइंग, वहाँ पर 80 में 27 होते हैं, परसेंटेज सेम है 33%। तो इसमें जो जनरल हिंदी का पेपर है, इसमें मिनिमम मान के चलो कि 15 और अधिकतम 22 से कभी कभी 25 भी आए हुए हैं, 24-25 तक। तो यदि मिनिमम मैं कह रहा हूं 15 भी यदि आते हैं
तो आपको टोटल 33 सवाल करने हैं, उसमें से 15 सवाल तो आपको जनरल हिंदी के मिल जाएंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मैथ्स, रीजनिंग या ये सब जो थोड़ा साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सर्विसेज, यदि उसमें आप वीक हैं तो आपके लिए ये कहते हैं कि डूबते को तिनके की सहारे की तरह से है जनरल हिंदी का पेपर। क्योंकि जनरल हिंदी आमतौर पर भाषा, हम जिस भाषा के होते हैं वो हमें आती है, और मातृभाषा, मदर टंग तो आती ही आती है, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए आती है, चाहे आप हिंदी के छात्र हों और चाहे ना हो। क्योंकि यहाँ हिंदी साहित्य नहीं है कि स्पेशली हिंदी लिटरेचर, कबीर, सो, तुलसी, मीरा और ये सब चीज़ें पढ़ोगे तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं, सामान्य हिंदी, पहली बात। और दूसरी बात कि यदि अभी तक थोड़ा कम आती है तो थोड़ा सा ध्यान दे करके आप 2 से 3 महीने में आराम से बहुत बढ़िया से इसके 15 सवाल या जितने भी पूछे जाएं उनमें से मिनिमम 2/3 सवालों को तो आराम से कर लोगे, 15 में से 10 सवाल तो पक्का कर लोगे। थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लिया तो 15 में हो सकता है 15 कर लो, नहीं तो 12-13 तो पक्का कर लोगे। आप जनरल हिंदी की कोई भी एक किताब ले लीजिए, पृथ्वीनाथ पांडे की किताब ले लीजिए, या डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब ले लीजिए, या वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब ले लीजिए। इन तीनों में से कुछ लोग लूसेंट सामान्य हिंदी भी पढ़ते हैं, बट उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इन तीनों जो बेसिक बुक है, तीनों में से कोई भी एक किताब ठीक से, और ये सब चीज़ें ठान के रोज रोज ऐसे एकदम कि किसी एक समय में 4-4 घंटे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं किया जाता है। ये जैसे किसी दिन एक रूटीन बना लिया कि आप आधे घंटे रोज पढ़ोगे, बात है। तो CSAT में भी वही लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम के यदि होंगे तो IAS में आपको कंप्रीहेंशन में इंग्लिश पर कमांड होगी तो पैसे से जल्दी पढ़ लोगे, लेकिन डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल उस तरह से नहीं आते हैं, ग्रामर और इस सबसे संबंधित। लेकिन PCS में इससे भी रिलेटेड सवाल आएंगे, 7-8 सवाल, तो 7-8 सवाल रहते ही रहते हैं। और जो स्पेशली इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सवाल होते हैं, हो सकता है कोई एक कॉम्प्रिहेंशन हो, तो पैसेजेज में से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो आपको एक एवरेज लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। कुछ चीज़ें पूरी इंग्लिश ना आती हो, पूरा ग्रामर ना आता हो, तो कुछ चीज़ें जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम, एंटोनिम, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, और वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और इडियम एंड फ्रेजेस। और जो चीज़ें पूछी भी जाती हैं ना, वो बहुत कठिन नहीं पूछी जाती, जो बोल चाल में ज़्यादा यूज होती हैं वही पूछी जाती। जैसा रहेगा बोन ऑफ कंटेंशन, टग ऑफ वार, हार्ड नट टू क्रैक। तो ये बोल चाल में जो बहुत इंग्लिश नहीं जानते वो भी इन चीज़ों को यूज करते हैं, वो जानते हैं। खुद हमको याद है कि जब IAS मेंस में दे रहा था तो उस साल मेंस के पेपर में इंग्लिश में क्वालिफाइंग में आया था बोन ऑफ कंटेंशन। तो सारे बच्चे, मुझे लग रहा है कि शायद एक भी बच्चा नहीं होगा जो इसे न किया हो, और सबका इसको यूज करना था सेंटेंस में। कश्मीर इशू इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडो पाक रिलेशन। तो ऐसे इसके लिए बस ये है कि आप पैनिक्ड ना हो, अरे यार ये तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी के नाम पर बुखार है, अंग्रेजी तो हमने कभी पढ़ी नहीं। ऐसा नहीं, आप तो मान के चलो कि हमें हर चीज़ आएगी। अभी तक हमने नहीं पढ़ा इसलिए नहीं आ रही है, अब से हम पढ़ना शुरू करेंगे, आने लगेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है पूरे सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, या जीवन में कहीं पर भी आप हो। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास। विवेकानंद ने क्या कहा है कि
33 करोड़ देवी देवता भी आपका कुछ नहीं कर सकते। 33 करोड़ देवी देवताओं में भी यदि आप विश्वास करते हैं तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, यदि आपका खुद पर विश्वास नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे महत्वपूर्ण है। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. तो हमेशा, अभी हमें सोना नहीं है, सोने से पहले हमें मीलों दूर जाना है।